हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम बात करेंगे 26 अक्टूबर को कैसे विक्टोरियस निकलना है। 26 अक्टूबर को क्या है, हमारा पीपीबी का एग्जाम है। तो 26 अक्टूबर को हमको क्या होके निकलना है? पास होके निकलना है। पीपीबी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए 50 मार्क्स आपको चाहिए। ये 50 मार्क्स कैसे आएंगे? अब 30 डेज के आसपास का टाइम बचा है, तो हम वो सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको इस 50 मार्क्स को अचीव करने के लिए जरूरी है। अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें तो मॉड्यूल ए से ही आप लगभग 35 टू 40 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मॉड्यूल बी से 30 टू 35 क्वेश्चंस, मॉड्यूल सी से 20 टू 25 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मॉड्यूल डी से जो है आप लगभग ने 8 से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना वेटेज आप लेके चल सकते हो आपके मॉड्यूल्स का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्रैक दिस पेपर पीपीबी। हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं फ्रॉम ऑल दीज मॉड्यूल्स वो सब कवर करेंगे, जिससे आपके 50 मार्क्स इजीली आ जाएं। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ना अपने एग्जाम हॉल के अंदर, तब आपके पास ये वर्ड लिखा आएगा, पास का। ठीक है, अगर आप हमारे से इस सीरीज में जुड़े रहते हो। और जब 26 अक्टूबर आने वाला होगा उससे पहले हम एक मैराथन सीरीज करेंगे जिसमें हम भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। इजी लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल के। करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट वन की। यूनिट वन बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। इससे आप लगभग 2 से 2.5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से आ जाते हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे और ये आपका फाउंडेशन बनाएगा फॉर दिस सब्जेक्ट। तो आज हम बात करेंगे बैंक क्या होता है। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बैंक होता क्या है, और फिर हम समझेंगे कस्टमर क्या होता है। देन वी विल कम टू द अंडरस्टैंडिंग कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। इनके बीच के ऐसे कौन से बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अराइज होते हैं, जिनको हम कहते हैं बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। कौन कौन से डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स बैंक ऑफर करता है, कौन सी सर्विसेज बैंक ऑफर करता है, ये सब कुछ आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, बैंक, सबसे पहले बैंक क्या होता है, क्या ये कहीं पे डिफाइंड है? तो यस, दिस इज डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेक्शन 5 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो डिफाइन करता है टर्म बैंकिंग को और बैंकिंग कंपनी को। बैंकिंग कंपनी इज क्वाइट इजी। जो भी कंपनी इन्वॉल्व है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग उसको कहते हैं बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग क्या होता है, इस टर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जब भी एक कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से कर रही है, और किस चीज के लिए कर रही है, क्या पर्पस है इसका, या तो लेंड करे या वो इन्वेस्ट करे। अगर किसी और पर्पस के लिए करती है, जैसे ट्रेडिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आप बैंक नहीं हो। ठीक है, तो या तो लेंड करने के लिए करे या इन्वेस्ट करने के लिए करे, और एक कंडीशन पे करे कि आप उसको रीपे करोगे। रीपेबल ऑन डिमांड होगा या फिर अदरवाइज। जैसे हम जानते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं और टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो बैंक ऑन डिमांड पे करता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं, करेंट अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं। और टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो बैंक आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड रीपे करता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स और आरडीज आपके होते हैं। तो रीपे करे टाइम, और ये जो पैसा है विड्रॉ कर सकता है जो भी कस्टमर है आपका, जो भी पब्लिक ने, जो उसने भी आपको पास आपके पास पैसा रखवाया है, वो विड्रॉ कर सकती है पैसे को बाय द मीन्स ऑफ चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो बैंकिंग की जो डेफिनेशन है, अगर हम इसको तोड़ें तो हमें 3 एसेंशियल क्राइटेरिया मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए? डिपॉजिट चाहिए। डिपॉजिट कहाँ से आने चाहिए? पब्लिक से आने चाहिए। तो डिपॉजिट्स जो है वो कहाँ से आने चाहिए? पब्लिक से आने चाहिए। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है या तो आप लेंड करो उस पैसे को आगे, या इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो डिपॉजिट का पर्पस क्या होता है? या तो लेंड करो या इन्वेस्ट करो। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, दिस दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। पैसे के फॉर्म में होने चाहिए, किसी और फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मिस्टर ए आए आपके पास और उन्होंने बोला कि सर आई वांट टू डिपॉजिट। सर व्हाट डू यू वांट टू डिपॉजिट? आई वांट टू डिपॉजिट माय वॉचेस विद यू। सर वॉच तो सेफ डिपॉजिट में जाएगी, हमें कैसे डिपॉजिट चाहिए? हमको तो करेंसी में चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है, तो मनी ही हम एक्सेप्ट करेंगे। वो आके कोई और फॉर्म में डिपॉजिट करना चाहे तो वो एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बैंक क्या हो गया? बैंक जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है,
वो बैंक होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्या मनी लेंडर्स बैंक होते हैं? क्या ऐसी कंपनी जो लोगों को पैसा तो दे रही है पर एक्सेप्ट सिर्फ अपने मेंबर से कर रही है, तो क्या वो बैंक होते हैं? तो मनी लेंडर्स जो होते हैं वो बैंकर्स नहीं होते। इसके दो रीजन है। पहले तो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, पर जो दूसरा रीजन है, पहला क्या हो गया, वो एक तो इंडिविजुअल होते हैं, और जो दूसरा रीजन है वो क्या है, वो पैसा जो आगे लेंड कर रहे हैं वो उनका खुद का पैसा होता है। वो जो मनी है, वो जो आगे लेंड कर रहे हैं, वो जो पैसा है वो पब्लिक का नहीं है। वो पैसा किसका है? वो पैसा उनका खुद का है। तो यही बात करी थी केदीसरन चेटियार ने, कोर्ट ने यही बात करी थी इस केस के अंदर, कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो महाजन होते हैं, दे आर द इंडिविजुअल, दे आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु लेंड मनी विच इज नॉट डिपॉजिटेड बाय पब्लिक। ठीक है, वो अपना खुद का पैसा जो है उसको लेंड करते हैं। सेकंड, ऐसी कंपनीज जो पैसा पब्लिक को लेंड तो करती हैं, पर एक्सेप्ट किससे करती हैं? सिर्फ अपने मेंबर्स से। तो जो डिपॉजिट्स कर रहे हैं वो इनके खुद के मेंबर्स कर रहे हैं, और आगे जो है ये लोन्स दे रही है, पब्लिक को लोन दे रही है। तो क्या ऐसी कंपनीज बैंक होंगी? आंसर है नहीं। सेक्शन 7 ऐसे ही लोगों को मना करता है कि आप जो टर्म बैंकर है, बैंकिंग कंपनी है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी जो बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, जो इन तीन कंडीशंस को क्वालिफाई नहीं करती, इन तीन कंडीशंस को मीट नहीं करती, वो कंपनीज इन टर्म्स को यूज भी नहीं कर सकती। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उनको प्रोहिबिट करता है इन टर्म्स को यूज करने से। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बैंक? सेक्शन 6 के अंदर दे रखी है कि बैंक क्या क्या ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे रेमिटेंस, कलेक्शन ऑफ चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना, गारंटी को इशू करना, बिल्स को डिस्काउंट करना, सेफ कस्टडी देना, सेफ डिपॉजिट्स, सेफ लॉकर्स जो है, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स उनको प्रोवाइड करना, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स करना। अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन्स, बैंक ऑल्सो इन्वॉल्व, nowadays banks are also involved in wealth management services। आपको म्यूचुअल फंड्स, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंक देता है। तो इनके अलावा भी अब जो है बैंक आपको और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 6 जो है वो ये सारी लगभग सर्विसेज हैं, ये सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दे रखी हैं। इसके अलावा अब बैंक जो है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स देता है, आपको वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, आपको 3 in 1 अकाउंट अगर आपका है, ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो ये सारी सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स आप खरीदने की, बेचने की सर्विसेज बैंक आपको देता है। अब ठीक है, अब जब हम समझ चुके हैं हमारा बैंक क्या होता है, बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो उन तीन सर्विसेज को फुलफिल कर रहा है, उन तीन कंडीशंस को मीट कर रहा है। सबसे पहली, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मनी, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट पब्लिक से। दूसरी, और जो उसका पर्पस एक्सेप्ट करने का वो लेंडिंग है, इन्वेस्टिंग है। ठीक है, तो जिसने तीन सर्विस कर दी वो बैंक हो गया। अब कस्टमर समझना जरूरी है, बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, तो कस्टमर कौन होता है ये समझना जरूरी है। पहले क्या होता था, पहले जो लीगल जजमेंट दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि कस्टमर वो पर्सन होता है जो बैंक के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मिनिमम उसको एक टाइम पीरियड के लिए बैंक के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ कस्टमर। ऐसे ही सर जॉन पेजेट ने एक ड्यूरेशन थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर एक पर्सन को, एक एंटिटी को कस्टमर की डेफिनेशन में आना है, अगर हम उसको कस्टमर कह सकते हैं तो तब कह सकते हैं जब वो एक रिलेशनशिप बैंक के साथ रेगुलरली मेंटेन करता है एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करता है। तो एक रेगुलर बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए बैंक के साथ, और एक सर्टेन पीरियड के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए बैंक के साथ। पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे वर्सेस गोपीनाथ नायर के केस में केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि एज लॉन्ग एज एक कस्टमर जो है, ठीक है, हम कह रहे हैं जैसे ही वो बैंकिंग बिजनेस में आता है, यानी कि वो बिजनेस रिलेशनशिप में आता है बैंक के साथ, तो वो कस्टमर हो जाता है। पर उसके लिए कोई भी ड्यूरेशन जो है वो जरूरी नहीं होती। द मोमेंट डिपॉजिट जो है बैंक ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और बैंक ने कमिटमेंट दी है कि वी विल ऑनर योर डिपॉजिट, विल रीपे वेन एवर यू वॉन्ट अस टू, तब वो एक कस्टमर कहलाता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर वो उसने आज डिपॉजिट्स करे हैं तो आज ही कस्टमर बन जाता है। जैसे कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए बैंक के पास गए और उन्होंने 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दी।
बैंक ने इनका डिपॉजिट जो एक्सेप्ट कर लिया, तो एज सून एज बैंक हैज एक्सेप्टेड हिज डिपॉजिट, ये बैंक के कस्टमर बन गए। कोई भी एक मिनिमम पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी, बैंक का कस्टमर कौन होता है? तो कस्टमर वो होता है जो बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करे, किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप में बैंक के साथ आ जाए, या कोई भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो। जैसे कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो, अगर कोई पर्सन लोन लेता है, तो वो भी तो बैंक का कस्टमर हुआ, क्योंकि उसने बैंक के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में आ गया, वो ट्रांजेक्शन कर रहा है बैंक के साथ। तो ये क्या हुआ? ये बैंक का कस्टमर हुआ। अगर इसने अकाउंट बना रखा है बैंक के अंदर, अकाउंट को मेंटेन करता है, तो भी कस्टमर हुआ। बेनिफिशियरी ओनर्स जो होते हैं वो भी बैंक के कस्टमर होते हैं। बेनिफिशियरी ओनर्स क्या होते हैं? सपोज करो मिस्टर ए है, मिस्टर ए बैंक के साथ डील करते हैं, पर मिस्टर ए जो बैंक के साथ डील करते हैं वो करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो मिस्टर बी का है। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी ओनर कौन हुआ? मिस्टर बी हुए। और मिस्टर बी जो है वो बैंक के कस्टमर कहलाएंगे, ठीक है। तो जो भी बेनिफिशियरी ओनर होता है वो बैंक का कस्टमर होता है, और बेनिफिशियरी ओनर कौन होता है? जो अल्टीमेट कंट्रोल करता है फंड्स को। फिर जो बेनिफिशियरी होता है जिसके बिहाफ पर प्रोफेशनल इंटरमीडिएरीज काम कर रहे होते हैं, जैसे आपके बिहाफ पे आपके सीए ने कुछ करा है, या आपके लॉयर ने कुछ करा है, या आपके स्टॉक ब्रोकर ने कुछ करा है बैंक के साथ डीलिंग में, तो आप क्या हो? आप बैंक के कस्टमर कहलाओगे, क्योंकि आप उन ट्रांजेक्शन्स के बेनिफिशियरी हो। आपके बिहाफ पे करा गया है, आपके फायदे के लिए करा गया है, तो आप क्या है? आप कस्टमर हो। और ऐसे इंडिविजुअल्स या एंटिटीज जो बैंक के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आए हैं, जिस ट्रांजेक्शन की वजह से बैंक को रेपुटेशन रिस्क या फिर किसी भी फॉर्म का रिस्क हो सकता है, तो उन इंडिविजुअल्स को, उन एंटिटीज को भी हम कस्टमर बोलेंगे, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ पीएमएलए, पीएमएलए में क्लाइंट डिफाइन करा गया है, और क्लाइंट भी एक पर्सन होता है जो किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में आया है, किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप में आया है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स बेनिफिशियरी ओनर, ठीक है। बीओ इंक्लूडेड होता है। अब हम ये जान चुके हैं हमारा बैंक कौन होता है और हमारा कस्टमर कौन होता है, ठीक है। अब बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं। जो भी पर्सन बैंक के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप में आता है, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के अंदर जुड़ जाता है, यानी उसका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बन जाता है बैंक के साथ। और इसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो निकल के आते हैं। जैसे एक पर्सन जब डिपॉजिट करता है पैसे को, तब उसका एक रिलेशनशिप अलग होता है। जब एक पर्सन बैंक से लोन लेता है, एडवांसेस लेता है, तब बैंक का और जो कस्टमर का रिलेशन है वो अलग होता है। जब वो कस्टमर सेफ डिपॉजिट के जो लॉकर फैसिलिटी है उसको अवेल करता है, तब उसका रिलेशनशिप अलग होता है। जब वो उसके अंदर कुछ वैल्यूएबल्स रखता है, तब उसका रिलेशनशिप अलग होता है। जब बैंक कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर के बिहाफ पे फुलफिल कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, अब बैंक का और कस्टमर का अलग रिलेशनशिप होता है। तो अब हम इन सारे रिलेशनशिप को जानेंगे, और आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ये बहुत जरूरी है। एक ये आपसे पूछ सकता है कि बैंक की एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, आपको दे देगा चार ऑप्शंस, और उसमें पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा बैंक है। कस्टमर पूछ सकता है या बैंक की सर्विसेज पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपको वहां से बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहां से बनकर निकलेगा ही निकलेगा। ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है, कौन सा बैंक कस्टमर रिलेशनशिप है, वो आपसे पूछ लेगा। एक क्वेश्चन इसमें से आते ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक कस्टमर का डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप समझते हैं। जब भी एक कस्टमर बैंक के पास जाता है और पैसे को डिपॉजिट करता है, तब कौन सा रिलेशनशिप आता है? तब बनता है डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। डेटर वो इंडिविजुअल या वो एंटिटी होती है जो उधार ले रहा है, और क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो पैसा दे रहा है आपको, आपको उस पैसे को रीपे करना है, उसको कहते हैं क्रेडिटर। जो जो क्रेडिट दे रहा है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, और जो उधार ले रहा है, जो क्रेडिट को ले रहा है, उसको डेटर बोलते हैं। यानी जिस पर डेट है, डेट का मतलब उधार, तो जिसने भी डेट लिया है उसको बोलते हैं डेटर। तो जब एक कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है पैसे को, तो वो क्या कर रहा है? वो एक डेट दे रहा है बैंक को। बैंक क्या बनेगा? बैंक बनेगा डेटर।
और कस्टमर को पैसा वापस करेगा बैंक, तो कस्टमर क्या बनेगा? क्रेडिटर। और जब बैंक लोन देता है कस्टमर को, तब ये रोल रिवर्स हो जाते हैं। तो अब कौन उधार ले रहा है? हमारा कस्टमर उधार ले रहा है एट द टाइम ऑफ लोन, और कस्टमर पे ऑब्लिगेशन है कि वो बैंक के पैसे को वापस करेगा। तो बैंक क्या बनेगा? क्रेडिटर, और कस्टमर क्या बनेगा? डेटर। जब भी कस्टमर बैंक को पैसा देता है, तब कस्टमर बैंक से सिक्योरिटी चार्ज नहीं कर सकता, सिक्योरिटी नहीं मांग सकता कि आप मेरे पैसे को वापस करोगे तो मैं आपकी बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट कर देता हूँ, नहीं करोगे तो आपके बैंक की जो बिल्डिंग है वो बेच दूंगा। ऐसे नहीं कर सकता। और वॉलेंट्री बैंक इसके पैसे को नहीं देगा। जब ये डिमांड करेगा या जब इसका टाइम पीरियड जो क्रेडिट का है वो पूरा हो जाएगा, तब बैंक इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक है, तो वॉलेंट्री नहीं देगा। जब ये डिमांड होगी इसकी साइड से, तब बैंक इसको वापस पैसे को पे करेगा। ठीक है, तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप समझ गए। बैंक कब डेटर होगा, कस्टमर कब क्रेडिटर होगा। सेम जब यहाँ पर बैंक पैसा देगा अपने कस्टमर को, तो बैंक क्या हुआ? बैंक क्रेडिटर हुआ और कस्टमर डेटर हुआ। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ और रिलेशनशिप्स बनते हैं, उनके बारे में जानते हैं। बैंक एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी एक ऐसा इंडिविजुअल या एंटिटी होती है जो एसेट्स को होल्ड करती है, एडमिनिस्टर करती है ऑन द बिहाफ ऑफ अ थर्ड पार्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी को क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो जो भी एक्शन लेगा ट्रस्टी, वो इसके बेनिफिट के लिए लेगा। जब भी एक कस्टमर अपने वैल्यूएबल्स को बैंक के साथ डिपॉजिट कराता है, तब अपार्ट फ्रॉम बेलर बेली रिलेशनशिप, बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ ट्रस्टी। तो दो रिलेशनशिप बनते हैं बैंक के, जब एक कस्टमर अपने वैल्यूएबल्स को डिपॉजिट करा रहा है बैंक के साथ, या फिर वो फंड्स को ईयर मार्क कर रहा है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि अगर मानो मिस्टर ए को एक गाड़ी खरीदनी है, मिस्टर ए ने बैंक को बोला कि आई एम डिपॉजिटिंग दिस 10,000 रुपीज फॉर द एडवांस मनी ऑफ फॉर बाइंग अ कार। ठीक है, मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है और उसके लिए मैं आपको ये 10,000 रुपये दे रहा हूँ। गाड़ी खरीदने से पहले अगर मानो बैंक फेल हो गया, तो बैंक को ये पैसे इसको वापस करना पड़ेगा। और बैंक यहाँ पर किस पोजीशन में था? ट्रस्टी के पोजीशन में था, क्योंकि यहाँ पर जो फंड्स हैं ये ईयर मार्क करे गए हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो जब भी डिपॉजिट होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जब भी बैंक को अपना आपका जो कस्टमर है वो वैल्यूएबल्स दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, तो यहाँ पर बैंक कौन सा रोल अज्यूम कर रहा है? ट्रस्टी का। और आपका कस्टमर क्या बनेगा? बेनिफिशियरी। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट होता है, यानी कि जो भी ट्रस्टी काम करेगा, इट शुड बी द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए ही काम करेगा। बेली बेलर रिलेशनशिप। जब भी एक कस्टमर अपने वैल्यूएबल्स को डिपॉजिट करता है बैंक के साथ, तब बेली बेलर रिलेशनशिप आता है। इसको समझने के लिए पहले आपको बेलमेंट समझना पड़ेगा। तो बेलमेंट क्या होता है? सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट क्या होता है? जब एक पर्सन एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा है टू अनदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और जब भी वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा, तब ये जो दूसरा पर्सन है ये उन एसेट्स को वापस दे देगा आपके बेलर को। तो जो पर्सन एसेट्स को देता है उसको बेलर कहते हैं, और जिसको मिल रहा है उसको बेली कहते हैं। तो जब भी एक कस्टमर बैंक को अपने सेफ डिपॉजिट्स के लिए वैल्यूएबल्स देता है, वहां पर सबमिट करता है, तो कस्टमर क्या होगा? बेलर होगा, और बैंक क्या होगा? बेली होगा। तो जो एक्सेप्ट करता है गुड्स, उनको कहते हैं बेली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ड्राई क्लीनर को अपने कपड़े देकर आते हो, तो वो ड्राई क्लीनर ड्राई क्लीन करने के बाद आपके कपड़े वापस कर देता है, आप उसको पैसे देते हो, वो वापस कर देता है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अगर आप अपनी गाड़ी मैकेनिक को देकर आ रहे हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आ रहे हो। आपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, और इस कंडीशन पे कि जब आप मेरी गाड़ी को सर्विस कर दोगे, तब आप मेरी गाड़ी मेरे को वापस कर दोगे ऑन रिसीविंग अ सर्टेन पेमेंट। ये क्या है? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो जब भी सेफ कस्टडी में बैंक की कोई भी वैल्यूएबल डिपॉजिट करता है कस्टमर, तब कस्टमर किस रिलेशनशिप में आता है? बेली बेलर के। बेली कौन होता है? बैंक होता है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द गुड्स, द पर्सन हु एक्सेप्ट दोज एसेट्स, उसको क्या कहते हैं? बेली कहते हैं। तो बैंक एक्सेप्ट कर रहा है,
और डिपॉजिट जो करता है, जो देता है, उसको बेलर कहते हैं। ठीक है, तो कस्टमर क्या हुआ? कस्टमर बेलर हुआ। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप में प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, ये समझना जरूरी है। सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमको बताता है कि एजेंट और प्रिंसिपल कौन होते हैं। बेसिकली अगर एक पर्सन अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है किसी और पर्सन को, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है किसी और पर्सन को, क्या यू कैन एक्ट ऑन माई बिहाफ, आई गिव यू द पावर। अब वो जो दूसरा पर्सन है, इस केस में भी ये क्या होगा? एजेंट होगा। और जो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है उस पर्सन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। जब भी बैंक कस्टमर के बिहाफ पर एंसिलरी सर्विसेज परफॉर्म करता है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करता है, क्लब की फीस को पे करता है, टेलीफोन बिल को पे करता है, तब बैंक इस रिलेशनशिप में आता है कस्टमर के साथ, एजेंट प्रिंसिपल के रिलेशनशिप में। एजेंट कौन होगा? बैंक होगा। और प्रिंसिपल कौन होगा? कस्टमर होगा। क्योंकि कस्टमर जो है अपनी अथॉरिटी बैंक को दे रहा है कि आप मेरे बिहाफ पर पे कर सकते हो मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम को, आप मेरे बिहाफ पर मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रेगुलरली पे कर दो जितने भी हैं। तो यहाँ पर एक मैंडेट क्रिएट हो रहा है, स्टैंडिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कस्टमर बैंक को कि आप मेरे बिहाफ पर ये सारे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। ठीक। लेसर लेसी, जब एक कस्टमर डिपॉजिट करता है वैल्यूएबल्स, तो कौन सा होता है? बेलर बेली का। पर डिपॉजिट करने से पहले उसको वो लॉकर डिपॉजिट भी तो लेना पड़ेगा। तो ये लॉकर डिपॉजिट जो है, जब एक कस्टमर इसको रेंट पर लेता है, तब वो कौन से रिलेशनशिप में आता है? लेसर और लेसी के। ठीक है, लेसर बेसिकली जो पर्सन आपको एसेट दे रहा है, यानी कि बैंक जो होगा वो लेसर होगा। और एक पर्सन जो आपकी इस सर्विस को अवेल कर रहा है, आपके उस एसेट को अवेल कर रहा है, वो कौन होता है? वो होता है लेसी। तो लेसी, लेसर जो होता है उसका एसेट होता है, वो किसी और पर्सन को देता है जिसको लेसी कहते हैं, और वो पर्सन उसके अगेंस्ट उसको रेंट पे करता है। तो जो लीज की डेफिनेशन है वो आपको कहाँ मिलती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलती है। लीज इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और लीज क्या होती है? एक ट्रांसफर ऑफ राइट होती है, यानी कि आप उस एसेट को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इंजॉय कर सकते हो अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेंट। तो जब भी एक कस्टमर लॉकर फैसिलिटी लेता है बैंक से, तो वो उसके लिए एक रेंट देता है बैंक को। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ लॉकर। एक साइज क्या है लॉकर का, उसके हिसाब से जो कस्टमर है वो उसको रेंट देता है बैंक को। तो जब भी आपका कस्टमर सेफ डिपॉजिट लॉकर को फैसिलिटी को लीज करता है, तब कौन सा रिलेशनशिप होता है? लेसर और लेसी का। लेसर कौन होता है? बैंक होता है। और लेसी कौन होता है? कस्टमर होता है। ठीक है, अगर कोई भी हार्म हुआ है आपके वैल्यूएबल्स बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैंक, तब बैंक लाइबल होता है। फॉर एक्ट ऑफ गॉड बैंक लाइबल नहीं होता। एक्ट ऑफ गॉड तो आपने सबने ओ माय गॉड देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो मैं बता देता हूँ। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? ऐसा एक्ट जो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जो आप एक मैनमेड, जो मैनमेड एक्ट नहीं है, जो ह्यूमंस प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, कोई भी साइक्लोन आ गया, तो ये क्या है? ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक ह्यूमन इंड्यूस नहीं कर सकता अर्थक्वेक को, है ना, एक ह्यूमन जो है वो इंड्यूस नहीं कर सकता फ्लड को। तो ये क्या है? ये एक्ट ऑफ गॉड है, और इसके लिए बैंक लाइबल नहीं होता। अगर बैंक की नेग्लिजेंस है उसके लिए बैंक लाइबल होगा, अगर थेफ्ट हो गई तो बैंक लाइबल होगा, रॉबरी हो गई तो बैंक लाइबल होगा। और कितने टाइम्स के लिए लाइबल होगा ये याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, 100 टाइम्स के लिए। 100 टाइम्स किसका? जो भी आपका एनुअल लॉकर चार्जेस है उसके 100 टाइम्स तक बैंक जो होता है लाइबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2000 रुपीज पे कर रहे हो मंथली, तो आप एनुअली कितना पे करोगे? 24,000। और इसका 100 टाइम्स जो है बैंक लाइबल होगा। अगर आप साल के 2,000 पे कर रहे हो तो बैंक 2 लाख रुपए तक के लिए लाइबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं रिलेशनशिप इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है ये जानना जरूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है उसको डिफाइन करा गया है, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉस, डोंट वरी, आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉस। अगर आपको कोई भी लॉस होता है
सर्टेन इवेंट में, तो आई विल सेव यू फ्रॉम इट। अब ये जो लॉस होता है वो हो सकता है प्रोमिसर के खुद की वजह से हो रहा हो, या फिर बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी हो रहा हो। अब बैंक जो है इस रिलेशनशिप में कब आता है, जब बैंक डुप्लीकेट्स इशू करता है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के, डिमांड ड्राफ्ट के। तो जब भी बैंक इशू करता है तब बैंक इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड के रिलेशनशिप में आता है। इंडेमनीफायर वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस करता है कि आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉस, ठीक है, उसको कहते हैं इंडेमनीफायर। तो यहाँ पर कौन कहेगा, अगर बैंक ने डुप्लीकेट इशू करें कस्टमर को फॉर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, कस्टमर बैंक को बोलता है कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉस, डोंट वरी। कस्टमर कौन होता है, इंडेमनीफायर होता है, और जो इंडेमनी जिसको बेनिफिट मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, उसको बोलते हैं इंडेमनीफाइड। तो जो बैंक होता है वो होता है इंडेमनीफाइड। तो ये समराइज आपको एक टेबल दे रखी है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की, इसको गो थ्रू कर लेना अच्छे से, इसको दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट, हमको पता है दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो रीपेबल ऑन डिमांड होते हैं, और टाइम डिपॉजिट जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कस्टमर को दिए जाते हैं, जैसे एफडी, आरडी, ये क्या है, टाइम डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट सेविंग्स बैंक अकाउंट, आपका करेंट अकाउंट, ये क्या है, आपका डिमांड डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट्स पे आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और मिनिमम एफडी का पीरियड है 7 डेज, मैक्सिमम यूजुअली 120 मंथ्स होता है। तो 7 डेज मिनिमम होता है, और 10 साल का यूजुअल टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम पूछ सकता है। सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है बैंक अपने कस्टमर को, बहुत सारी सर्विस होती हैं, जैसे मर्चेंट बैंकिंग, लीज फाइनेंसिंग, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, रेमिटेंस सर्विस, गवर्नमेंट स्कीम, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और सेफ कस्टडी। इसके लिए हमें मर्चेंट बैंकिंग समझना बहुत जरूरी है, लीज फाइनेंसिंग समझना बहुत जरूरी है। इसमें चार्ज कार्ड और आपके क्रेडिट कार्ड का क्या डिफरेंस होता है, और को ब्रांडेड कार्ड क्या होते हैं वो समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेसिकली बस प्लास्टिक जो कार्ड्स आपके हैं उसको अगर आपके फोन पर इलेक्ट्रॉनिकली बैंक इशू कर देता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स कहते हैं। रेमिटेंस क्या होता है, जब फंड ट्रांसफर करते हो आप, रेमिटेंस का मतलब होता है फंड ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो दिस इज रेमिटेंस सर्विसेज, ठीक है। तो कौन कौन सी रेमिटेंस सर्विस होती है उसको देख लेंगे। गवर्नमेंट स्कीम के लिए जो बैंक है इट सर्व एज अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं थोड़ी बहुत वो देख लेंगे। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जो म्यूचुअल फंड, 3 in 1 ट्रेडिंग अकाउंट जो देता है बैंक, उसके बारे में ये बात है, वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। सेफ कस्टडी, इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, मर्चेंट बैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लीज फाइनेंसिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं, बेसिकली वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो पैसे को जिसके पास है और जिसको जरूरत है उसके बीच में ट्रांसफर को फैसिलिटेट करते हैं। तो बेसिकली जिसके पास पैसा है और जिसको पैसे की जरूरत है, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये कौन है, ये है मर्चेंट बैंकर। तो जो मर्चेंट बैंकर है ये आईपीओ सर्विसेज, एफपीओ सर्विसेज, प्राइवेट प्लेसमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होती है फॉर प्राइवेट कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे पैसा रेज नहीं कर सकती। वो जो कंपनीज होती हैं इनको प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं, जिनके शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। उनके लिए अगर उनको पैसा रेज करना है तो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट करनी होती है, और मर्चेंट बैंकर जो होता है उसकी हेल्प करता है। तो मर्चेंट बैंकर क्या करता है, आपको टेक्निकल कंसल्टेंसी देता है कंपनीज को। मर्चेंट बैंकर मार्केट सर्वे रिपोर्ट देता है और असिस्ट करता है तो ऑब्टेन रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, जितने भी क्लियरेंसेस चाहिए उनको ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, ब्रोकर को सिलेक्ट करने में, रजिस्ट्रार को सिलेक्ट करने में, प्लान करने में कि टाइमिंग क्या रहेगी आईपीओ की, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में हेल्प करता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस में हेल्प करता है। तो ये सारी सर्विसेज जो है मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करता है, और वो मॉनिटर और रिपोर्ट भी करता है कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है कंपनी को, रिपोर्ट भी करता है। तो ये अंडर राइटिंग में हेल्प करता है। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो मर्चेंट बैंकर करता है। तो मर्चेंट बैंकर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी एंटिटी जो फैसिलिटेट कर रही है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल को फ्रॉम द पर्सन हु हैज इट एंड द पर्सन हु वांट्स टू यूज इट। तो इन दोनों में जो करता है उसको क्या कहते हैं, सीधे सीधे मर्चेंट बैंकर। तो आपके एग्जाम में क्या पूछ लेगा कि कौन सी सर्विसेज में हेल्प करता है, आईपीओ में करता है क्या, एफपीओ में करता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में करता है,
किस किस चीज में असिस्ट करता है, टेक्निकल रिपोर्ट में करता है, मार्केटिंग रिपोर्ट्स में करता है, आपके क्लियरेंसेज ऑब्टेन करने में करता है, नहीं करता, तो ये सर्विसेज जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दे, 4-5 स्टेटमेंट दे दे, आके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मर्चेंट बैंकर एंड सेलेक्ट द वंस विच आर ट्रू। ठीक है, ऐसे करके वो आपको क्वेश्चन दे देगा और 5-6 स्टेटमेंट दे देगा, फिर कोड्स दे देगा 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ऐसे कोड्स दे देगा और उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज फाइनेंसिंग जैसे अभी हमने पढ़ा था, लीज क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इन एक्सचेंज ऑफ रेंट। ठीक है, तो जब एक एंटिटी जिसके पास एसेट्स हैं वो दूसरी कंपनी को उन एसेट्स को ट्रांसफर कर देती है फॉर द पर्पस ऑफ यूज, और वो दूसरी कंपनी इनको क्या देती है? पैसा। ठीक है, तो ये जो बैंक है, बैंक ऑल्सो ओन सर्टेन एसेट, जो बैंक आगे प्रोवाइड कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? लेसर, उसको लेसी। तो जब एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करा जाता है उसको कहते हैं लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो लीज फाइनेंसिंग होता है लीजिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स दूसरी कंपनी को फॉर मंथली पेमेंट्स। इसमें लेसर जो है वो ओनर होता है पर वो यूज नहीं करता एसेट्स को, और जो लेसी होता है वो ओनर नहीं होता बट वो यूज करता है एसेट्स। तो यूज कौन करता है एसेट्स को? लेसी यूज करता है। इसको क्या फायदा मिलता है लेसर को? आप कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो और अपने टैक्स में रिबेट ले सकते हो। आप मंथली पेमेंट्स आपको मिलेंगी इसके अगेंस्ट। लेसी को क्या फायदा मिलता है? इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसने कैपिटल कॉस्ट तो दी नहीं पर फिर भी कैपिटल इसके पास आ गई, कैपिटल एसेट्स इसके पास आ गई टू यूज, तो उसके वो भारी भरकम कॉस्ट देने से बच गया। लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं लेसी को? लीज रेंट पे देता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है वो अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें वो एडजस्ट कर देता है, जिससे टैक्स जो है वो कम हो जाता है। लाइबिलिटी साइड पे कोई इम्पैक्ट आता नहीं है क्योंकि आपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर नहीं करा है, और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो होती है, अगर वो रेगुलर पेमेंट्स करता है तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस मेंटेन बढ़ती जाती है। उसका डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं। पहला तो यही होता है कि वो ओनर नहीं होता। दूसरा, जिस पर्पस के लिए दिया गया है आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो एसेट को, उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तीसरा, आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो जो लेसर है वो सीज कर लेगा, दोबारा आपके कैपिटल एसेट को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पेमेंट करने में फेल हो गए तो आपका जो एसेट है वो आपके पास से चला जाएगा। और अगर आपका लेसर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, अब बैंक जो है वो इस एसेट को, जो लेसर ओन करता है उस एसेट को बैंक अटैच कर देता है और फिर बैंक लिक्विडेशन के पर्पज के लिए उसको बेच देता है, तो आपके पास वो एसेट चला जाएगा। प्लास्टिक मनी, मनी इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, प्रीपेड कार्ड, को ब्रांडेड कार्ड्स। को ब्रांडेड कार्ड इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये सारे जो आप बेसिकली प्लास्टिक के कार्ड से जब आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, तो डिपॉजिट कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो, तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं प्लास्टिक मनी। चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो डिफरेंस है वो समझना जरूरी है, ये पूछ सकता है, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो जो चार्ज कार्ड होता है वो भी क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, यूजुअली 30 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है, पर इसकी जो पेमेंट होती है वो पूरी करनी पड़ती है आपको। यहाँ पर आप मिनिमम पैसा देके आगे आउटस्टैंडिंग पे नहीं चढ़ा सकते। क्रेडिट कार्ड ऑन द अदर हैंड आप मिनिमम ड्यू दे सकते हो और जितना भी रिमेनिंग पैसा है आप उसको आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स में बेच सकते हो आगे। तो यहाँ पर आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्रेडिट कार्ड में कि आप थोड़ा सा पैसा पे करो, ठीक है, आपको इंटरेस्ट देना है पर आप उस पैसे को आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करा सकते हो। तो ये आप आउटस्टैंडिंग कराते हो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड पे हम सबको पता है अच्छा खासा इंटरेस्ट जाता है। चार्ज कार्ड की कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती, क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग लिमिट होती है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। चार्ज कार्ड की जो स्पेंडिंग लिमिट होती है वो लिंक्ड होती है कस्टमर के साथ। तो जो आपका कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस है उसके हिसाब से उसकी वो उतनी पेमेंट्स कर सकता है। तो यहाँ पर कोई स्पेंडिंग लिमिट एज सच नहीं होती कि आपको एक प्रीफिक्स अमाउंट बता रखा है कि आप इतना ही पैसे से विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड ऑन द अदर हैंड इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। को ब्रांडेड कार्ड, जब क्रेडिट कार्ड इशू करता है बैंक विद टाई अप ऑफ सम कंपनी,
तो उस कार्ड पे उस कंपनी का लोगो भी होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो टाई अप है, आईसीआईसी अमेजोन का टाई अप है, इंडियन ऑयल और आपका एसबीआई का टाई अप है, आईसीआईसी और एचपीसीएल का आपका टाई अप है। तो ये कई को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं। अगर आप जिस भी कंपनी के साथ टाई अप है उस कंपनी के लिए कुछ पेमेंट करते हो उधर, तब आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अगर आप आईसीआईसीआई अमेजोन का कार्ड यूज करते हो तो आपको 5% का फ्लैट ऑफ मिल जाता है अमेजोन पर। सिमिलरली अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस का कार्ड यूज करते हो तो 5% आपको कहाँ ऑफ मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे। अगर आप इंडियन ऑयल का कार्ड यूज करते हो एसबीआई वाला, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आप रिडीम कर सकते हो। तो को ब्रांडेड कार्ड्स क्या होते हैं, जब एक ब्रांड कोलैबोरेट करता है बैंक के साथ और बैंक इशू करता है क्रेडिट कार्ड को। यहाँ पर बैंक का एक रेपुटेशन रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो बैंक थोड़ा देख दाख के ही करता है, ठीक है। डेबिट कार्ड्स बेसिकली जो आपके अकाउंट में पैसा है उसको विड्रॉ करने के लिए डेबिट कम एटीएम कार्ड्स इशू करता है बैंक। तो एटीएम कार्ड जो आप एटीएम से यूज कर सकते हो। प्रीपेड कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी एक अमाउंट लोडेड होता है, यानी उस कार्ड में जैसे आपका प्रीपेड सिम है, आप पहले रिचार्ज कराते हो उसके बाद आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने प्रीपेड कार्ड को, डेबिट कार्ड को आप क्या समझ सकते हो, आप वो प्रीपेड सिम समझ सकते हो। आपको जो क्रेडिट कार्ड है, आपको जो चार्ज कार्ड है, आपका पोस्ट पेड सिम है, यानी कि आप पहले यूज करते हो फिर आप पे करते हो। और प्रीपेड कार्ड और डेबिट कार्ड्स में आप पहले, आपके पास वो अमाउंट पे करना पड़ता है, आपके पास वो अमाउंट होना चाहिए और फिर ही आप उसको यूज कर सकते हो। प्रीपेड कार्ड में क्या फायदा होता है, डेबिट कार्ड से कैसे अलग होता है, इसमें आप एक अमाउंट लोड कर लेते हो और ये आप किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकते हो, और वो थर्ड पार्टी जो है मर्चेंट्स के पास उस कार्ड को यूज कर सकती है, अवेल कर सकती है। आप अपना डेबिट कार्ड तो लोगों को में नहीं बांटते फिरोगे ना, आप पर प्रीपेड कार्ड जो है वो किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हो, और वो जितना उसमें अमाउंट है वो सिर्फ उतना ही उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जब वो प्लास्टिक कार्ड जितनी हमने बात करी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, आप अपने फोन की मोबाइल ऐप को आप अगर एक्सेस करोगे तो उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कार्ड होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। पेमेंट सर्विसेज जो होता है आप उसके थ्रू पे कर सकते हो, तो एनईएफटी आप कर सकते हो। वो सब क्या, वो रेमिटेंसेज सर्विसेज, जो इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेज सर्विसेज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आप समझ गए, जो भी आपका कार्ड है आपके मोबाइल के अंदर वह क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। रेमिटेंस सर्विसेज पहले तो क्या होता था, पहले मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, चेक, आपका डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, ये सब ज्यादा चलता था। अब ज्यादा क्या चलता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस सर्विसेज। रेमिटेंस क्या होता है, फंड का ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली फंड ट्रांसफर हो रहा है, एक पर्सन से लेकर लेकर दूसरे पर्सन को दिया जा रहा है। अब मेल ट्रांसफर और टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो है वो अब इतने यूज में नहीं रहे, दे आर क्वाइट ऑब्सोलीट नाउ। तो अब क्या ज्यादातर यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ पेमेंट हम ज्यादातर यूज करते हैं, या फिर चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट तो यूज में रहते ही हैं, ठीक है। तो ये होती है रेमिटेंस सर्विस। गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं, जो बैंक होते हैं, दे सर्व एज अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको प्रमोट कर पाए, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्कीम जो बैंक हेल्प करता है कस्टमर को दिलाने के लिए। तो अगर एक कस्टमर है वो बैंक के पास जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। अटल पेंशन योजना के लिए अकाउंट खोल सकता है, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोल सकता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है। बैंक क्या है, बैंक एक्ट्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ऑल दीज सर्विसेज। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, बैंक एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो है उसकी तरह एक्ट करता है। अब बैंक एडिशनल रेवेन्यूज भी कमाता है इनसे। तो बैंक क्या है, थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचता है, जैसे कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, 3 in 1 अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज। तो जितने भी इंश्योरेंस, मेनली बैंक जो है कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचता है, ठीक है। तो आप अपने बैंक के थ्रू अपने बाइक का इंश्योरेंस करा सकते हो, कार का इंश्योरेंस करा सकते हो, हेल्थ का इंश्योरेंस करा सकते हो, अपने घर का इंश्योरेंस कराते हैं। तो जब भी बैंक आपको होम लोन देता है तो बैंक आपके लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी कर देता है, तो वो जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है वो आप बैंक से करा सकते हो, किसी भी बैंक से करा सकते हो फॉर दैट मैटर। बैंक इंजॉयज पब्लिक ट्रस्ट और उसी को बैंक लेवरेज करता है फॉर प्रोवाइडिंग दी सेफ कस्टडी सर्विसेज।
पब्लिक ट्रस्ट होता है बैंक पर। जनता जो है यकीन करती है कि बैंक के पास पैसा है तो सेफ होगा, बैंक के पास अगर चीज रखी तो सेफ रहेगी। तो बैंक इसी के लिए सेफ कस्टडी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लॉकर फैसिलिटी देता है, एस्क्रो अकाउंट और एक्सक्रो सर्विसेज देता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट बेसिकली एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, जो आप जब सर्टेन कंडीशंस को आप मीट करते हो तभी आप इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तो जब दो पार्टीज एक दूसरे पे भरोसा नहीं करती तो बैंक के पास आके एक अकाउंट खुलवा लेती हैं, एस्क्रो अकाउंट, और वहां पर फंड्स रख देती हैं। और जब भी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाती हैं, तभी ये पार्टीज जो हैं, बैंक उनका पैसा जो है उनको तभी देता है। ठीक है, उसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। और अगर ऐसी डॉक्यूमेंट के लिए करना है तो डॉक्यूमेंट सर्विस मिल जाती है। ट्रस्टीशिप सर्विस, बैंक ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है। और एग्जीक्यूटिवशिप भी होती है, जो एग्जीक्यूटिवशिप होती है विल की। तो जब विल के लिए बैंक एज एग्जीक्यूटर एक्ट करता है तो वो एग्जीक्यूटिवशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये आज की यूनिट के लिए इतना था। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, अगर आप इस यूनिट को देख लोगे आपके 2 से 2.5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल है जहां पर हम रेगुलर क्विज कराते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कुछ आर्टिकल्स के फॉर्म में। आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स देते हैं जिसमें आपको आप उसको पढ़ के बहुत इजी मैनर में आप समझ सकते हो चीजों को, कंसेप्ट को आप समझ सकते हो। तो और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे जुड़े। यस ऑफिसर JAIB CIB ये इसका लोगो है। और ऐसे हम रेगुलर क्विजेज इस पे कराते रहते हैं, आपके थोड़ा सा फन वे में आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को। हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सफलता बैच अभी चल रहा है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है बेसिकली। इसमें जो भी बैचेस आएंगे वो आप अवेल कर सकते हैं। प्लीज यूज द कोड JAIB फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी चल रहा होगा मैक्सिमम डिस्काउंट वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जल्दी मिलते हैं अपने अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस यूनिट को देखो, थोड़ा सा रिवाइज करना है इस यूनिट को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल यस ऑफिसर JIB CIB को ज्वाइन करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।